Good morning, my dear friends, colleagues, my listeners, my teachers. Suprabhat. Today, I'm going to talk about something very important and close to my heart. And it's not merely an academic subject. It actually represents the culmination of an intellectual journey spanning many years. आप सबको मेरा प्रणाम है और आज का विषय मेरे लिए केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, अनेक वर्षों से चल रही एक बौद्धिक यात्रा का यह परिणाम है। मैं एक चिकित्सक हूं, एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं, एक न्यूरोसाइंटिस्ट हूं, तंत्रिका विज्ञान का विद्यार्थी हूं और साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा का एक आजीवन विद्यार्थी भी हूं। आई हैव बीन अ लॉन्ग टाइम स्टूडेंट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। और लंबे समय से मन में एक प्रश्न उठता आया है। फॉर मेनी years one question keeps coming to the mind again and again कि क्या महाभारत जैसे महान ग्रंथ आधुनिक न्यूरोसाइंस को कुछ नया सिखा सकते हैं? कैन द ग्रेट एपिक लाइक महाभारत टीच द मॉडर्न न्यूरोसाइंस समथिंग न्यू? और आज मैं इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं देने आया हूं। आई डोंट वांट टू रिप्लाई इन जस्ट अ सिंपल यस और नो टू दिस क्वेश्चन। मैं आज एक अनुसंधान पद्धति प्रस्तुत करने आया हूं। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अ रिसर्च मेथोडोलॉजी अबाउट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। बिफोर आई प्रोसीड, आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, one point very clear, that the lecture is not an attempt to prove that modern neuroscience already existed within the Mahabharata. आज के इस व्याख्यान में मैं एक बात सिद्ध करने का प्रयास नहीं कर रहा कि महाभारत में आधुनिक न्यूरोसाइंस पहले से ही मौजूद था, और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि शास्त्र वैज्ञानिक शोध का स्थान ले सकते हैं। Nor am I going to suggest that the classical texts can replace scientific investigation. विज्ञान का अपना स्थान है, साइंस हैज इट्स ओन इंडिस्पेंसेबल रोल, और शास्त्र का अपना स्थान है, द क्लासिकल ट्रेडिशन हैज इट्स ओन इंडिस्पेंसेबल रोल। मेरा उद्देश्य इन दोनों को मिलाना नहीं है, बल्कि इनके बीच एक संवाद स्थापित करना है। माय ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मर्ज दीज ट्रेडिशंस but to create a meaningful dialogue between them. हम स्वास्तिवाचन में कहते हैं कि आनो भद्राह कृतो यंतु विश्वतो दब्धासो परितास, ये मंत्र बोलते हैं ना ऋग्वेद से स्वास्तिवाचन में। क्या अर्थ है इसका? चारों दिशाओं से हमारे पास श्रेष्ठ विचार आते रहें। May novel thoughts come to us from every direction. यह इसका अर्थ है। तो महाभारत क्यों पढ़े? वाई स्टडी महाभारत? और महाभारत ही क्यों, यह प्रश्न आता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली बिकम्स कि वाई स्टडी महाभारत? दुनिया में अनेक महान ग्रंथ हैं। होमर है, शेक्सपियर है, डॉस्टोएव्स्की हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, कन्फ्यूशियस की परंपरा है। इन सब का अध्ययन होना चाहिए। देयर आर a range of different great literature, Homer and Confucius and other traditions. Why study Mahabharata only? Or why did I choose to study Mahabharata? महाभारत की एक विशेषता है। There is a unique characteristic of Mahabharata. यह केवल युद्ध का ग्रंथ नहीं है। It is not merely a story of war. जब मैंने महाभारत जब पढ़ना प्रारंभ किया तो कुछ लोगों ने कहा, मेरे परिवार में ही लोगों ने कहा कि महाभारत पढ़ोगे तो घर में महाभारत होगी। उसके पहले ही दूसरे तीसरे अध्याय में उसका
क्या लाभ है वो पूरा दिया हुआ, और जैसे जैसे आप पढ़ते हैं उसके अलग अलग, इसको पांचवा वेद कहा गया है, पांचवा वेद। तो इट्स जस्ट नॉट अ स्टोरी ऑफ वॉर, सिर्फ यह युद्ध की कथा नहीं है, यह मानव व्यवहार का एक विशाल विश्व कोश है। यह एक ह्यूमन बिहेवियर का एनसाइक्लोपीडिया है। इट इज एन एनसाइक्लोपीडिक रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहां हमें प्रेम मिलता है, वी एनकाउंटर लव इन दिस बुक। शकुंतला, दुष्यंत शकुंतला की कथा आती है। वी एनकाउंटर एनवी, ईर्ष्या मिलती है इस ग्रंथ में, महत्वाकांक्षा मिलती है, पीपल विद ह्यूज एम्बिशंस, भय मिलता है, फियर, वी एनकाउंटर फियर, कर्तव्य मिलता है इन महाभारत, वी एनकाउंटर ड्यूटी, संदेह मिलता है, वी एनकाउंटर डाउट, अर्जुन को स्वयं पे संदेह हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने आके कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, द बेस्ट न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट ऑफ द प्लैनेट, उन्होंने उनके मन का संदेह निवारण किया। त्याग मिलता है, वी एनकाउंटर सैक्रिफाइस, और जीवन के लगभग प्रत्येक मनोवैज्ञानिक संघर्ष का वर्णन मिलता है महाभारत में। वी एनकाउंटर नियरली एवरी मेजर साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इन महाभारत। सो व्हाई न्यूरोसाइंस? यदि महाभारत मानव व्यवहार का वर्णन करता है तो न्यूरोसाइंस उस व्यवहार की जैविक पृष्ठभूमि का अध्ययन करती है। If the Mahabharata describes human behavior, neuroscience seeks to understand the biological processes that underlie that behavior. Neuroscience का उद्देश्य केवल मस्तिष्क के भागों के नाम याद करना नहीं है। Neuroscience is not simply about memorizing brain structures. उसका उद्देश्य यह समझना है कि विचार कैसे उत्पन्न होते हैं। Its purpose is to understand how thoughts arise. निर्णय कैसे लिए जाते हैं, हाउ डिसीजंस आर मेड, भावनाएं हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, हाउ इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर, स्मृति कैसे बनती है, हाउ मेमोरीज आर फॉर्म्ड, और अनुभव जीवन भर मस्तिष्क को कैसे बदलता है, एंड हाउ एक्सपीरियंस रीशेप्स द ब्रेन अक्रॉस द लाइफ स्पैन। दैट्स व्हाई द न्यूरोसाइंस। सो द सेंट्रल क्वेश्चन, अब हम इस व्याख्यान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर पहुंचते हैं। क्या एक प्राचीन कथा आधुनिक वैज्ञानिक परिकल्पना उत्पन्न कर सकती है? कैन एन एंशिएंट नैरेटिव जनरेट अ मॉडर्न साइंटिफिक हाइपोथेसिस? और मेरा उत्तर है हाँ, यदि हम सही पद्धति अपनाएं। माय आंसर इज दैट प्रोवाइडेड यस इट कैन, बट वी हैव टू यूज द करेक्ट मेथोडोलॉजी। प्रोवाइडेड वी यूज द करेक्ट मेथोडोलॉजी। कथा स्वयं प्रमाण नहीं है। The narrative itself is not an evidence. It's not an evidence. The narrative in Mahabharata is not itself an evidence. लेकिन कथा प्रश्न उत्पन्न कर सकती है। The narrative can generate questions, और विज्ञान उन प्रश्नों की परीक्षा कर सकता है। विज्ञान उन प्रश्नों की परीक्षा कर सकता है। Science can then test those questions through rigorous experimentation. तो नैरेटिव से एक्सपेरिमेंट पाइपलाइन। अब मैं आपको इस व्याख्यान की मूल अनुसंधान पद्धति दिखाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू शो यू द सेंट्रल रिसर्च मेथोडोलॉजी दैट अंडरलाइंस दिस लेक्चर। यहां इस व्याख्यान का सबसे महत्वपूर्ण चित्र है। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन टुडेज प्रेजेंटेशन। यदि आप केवल एक ही चित्र याद रखें तो मैं चाहूंगा कि यही चित्र याद रखें। If you remember only one figure from the lecture, I hope it is this one. हम किसी श्लोक से सीधे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचते। We do not move directly from a verse, a shloka, from Mahabharata to the brain. हम पहले कथा को पढ़ते हैं। We begin by reading the narrative carefully. फिर हम उसमें वर्णित व्यवहार का निष्पक्ष अवलोकन करते हैं। Next, we identify the behavioral observations described in this text. उसके बाद आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में उन व्यवहारों को व्यक्त करते हैं।
We then translate those observations into contemporary psychological constructs. इसके बाद हम संभावित तंत्रिका प्रक्रियाओं के बारे में परिकल्पना बनाते हैं. Only then do we formulate hypotheses regarding possible neural mechanisms, or antatah, finally, we design experiments that could potentially prove those hypotheses wrong. फाइनली अंततः हम ऐसे प्रयोग करते हैं जो इन परिकल्पनाओं को गलत भी सिद्ध कर सकें. यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है. That is the greatest strength of science. एक अच्छा वैज्ञानिक अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का प्रयास नहीं करता, वह उसे कठोर परीक्षा में डालता है. A good scientist does not try to prove a theory, instead he subjects it to rigorous testing. यही सिद्धांत बच जाता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है. If the hypothesis survives repeated testing, our confidence in it increases. यही अगर हमारा प्रश्न असफल हो जाता है तब भी विज्ञान आगे बढ़ता है. If it fails, science advances just as much. कोई जरूरी नहीं है कि हमने जो प्रश्न किया वो सही निकले. साइंटिफिक मापदंड में लेवल ऑफ एविडेंस. अब हमें एक दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण बात को समझना होगा. वी मस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल. सभी प्रकार के प्रमाण समान नहीं होते. एक साहित्यिक वर्णन महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन वह वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होगा. नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस कैरी द सेम वेट. अ लिटरेरी डिस्क्रिप्शन मे बी वैल्यूएबल बट इट इज नॉट साइंटिफिक एविडेंस. एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या उपयोगी हो सकती है किंतु वह जैविक तंत्र सिद्ध नहीं करती. A psychological interpretation may be useful, yet it does not establish a biological mechanism. इसी प्रकार किसी मस्तिष्क के स्कैन से, MRI वगैरह से, ब्रेन इमेजिंग से संबंध दिखाया जा सकता है, संबंध दिखाई दे सकता है. An imaging study may demonstrate some sort of association, लेकिन संबंध कारण नहीं होता. The association is not causation. हम वैज्ञानिक लोग बहुत बार इस प्रकार का आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सिर्फ एसोसिएशन, संबंध दिखाना ही कॉजेशन, कारण नहीं होता. इसलिए विज्ञान में प्रमाणों की एक श्रेणी होती है. That is why science recognizes a hierarchy of evidence. और हमें सदैव यह स्पष्ट रखना चाहिए कि हम उस श्रेणी के किस स्तर पर खड़े हैं. We have to be very careful. We should always be explicit. साफ साफ कहें about the level of evidence supporting our claims. That is very important. So two errors to avoid. Which are those? जब हम प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान को साथ रखते हैं तब दो बड़ी भूलें अक्सर दिखाई देती हैं. Whenever do the following, whenever the ancient texts and modern science are discussed together, two major mistakes frequently appear. अतिशयोक्ति, ओवर क्लेमिंग, पहली भूल यही है. पहली भूल है अतिशयोक्ति. द फर्स्ट मिस्टेक इज ओवर स्टेटमेंट. यह कहना कि व्यास ऋषि ने आधुनिक न्यूरोसाइंस की खोज कर ली थी, वह अतिशयोक्ति होगी. क्लेमिंग दैट व्यास हैड ऑलरेडी डिस्कवर्ड मॉडर्न न्यूरोसाइंस, ऐसा कहना ना विज्ञान के प्रति न्याय है और ना ही महाभारत के प्रति. सच अ क्लेम डज नॉट डू जस्टिस नाइदर टू साइंस नॉर टू महाभारत. दूसरी भूल, द सेकेंड मिस्टेक इज टू completely dismiss the hypothesis of theories arising from Mahabharata. पूर्ण अस्वीकृति, यह दूसरी भूल है. यह कहना कि प्राचीन ग्रंथ आधुनिक अनुसंधान के लिए कोई प्रेरणा नहीं दे सकते. Complete dismissal, claiming that ancient texts cannot contribute anything to contemporary research. That is, मैं समझता हूं कि दोनों ही दृष्टिकोण अधूरे हैं. I believe that both these positions are incomplete. विनम्रता और जिज्ञासा, यही वैज्ञानिक दृष्टि है. Humility and curiosity, that is the scientific attitude.
That is the scientific attitude. So, what this lecture does and does not claim. अब मैं अपने दावों की सीमा निर्धारित करना चाहता हूं. Let me define the boundaries of my own claims. यह व्याख्यान किसी चरित्र का चिकित्सकीय निदान प्रस्तुत नहीं करता. This lecture does not provide medical diagnosis for any character. मैं अर्जुन को किसी मानसिक रोग का रोगी नहीं कह रहा हूं. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट अर्जुना सफर्ड फ्रॉम एनी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर. मैं दुर्योधन को किसी विशेष न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम का उदाहरण नहीं कह रहा हूं. नॉर एम आई चैलेंजिंग क्लेमिंग दैट दुर्योधन रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम. महाभारत तो साहित्य है. महाभारत इज अ लिटरेचर. न्यूरोसाइंस विज्ञान है. न्यूरोसाइंस इज साइंस. दोनों का सम्मान करते हुए संवाद स्थापित करना ही हमारा उद्देश्य है. Our objective is to create a respectful dialogue while preserving the integrity of both. तो अब तक हमने अपनी पद्धति स्थापित कर ली है. We have established our methodology. अब आइए देखें कि इस यात्रा में हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे. Let us now look at the journey that lies ahead. Let's look at the journey that lies ahead. सबसे पहले हम अर्जुन के माध्यम से तनाव और निर्णय को समझेंगे. तनाव और निर्णय को समझेंगे. We shall begin with Arjun and explore stress and decision making. फिर श्री कृष्ण के माध्यम से संज्ञानात्मक पुनर्व्याख्या अर्थात कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, संज्ञानात्मक पुनर्व्याख्या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग पर विचार करेंगे. नेक्स्ट, थ्रू कृष्ण we shall discuss cognitive reframing. उसके बाद कर्ण, दुर्योधन और विदुर के माध्यम से पहचान, प्रेरणा और प्रज्ञा पर चर्चा करेंगे. पहचान, प्रेरणा और प्रज्ञा पर चर्चा करेंगे. We shall then examine identity, motivation and wisdom through कर्ण, दुर्योधन and विदुरा. फिर भीष्म के माध्यम से दीर्घकालिक विशेषज्ञता और स्वस्थ वृद्धावस्था पर विचार करेंगे. After that, Bhishma will lead us into questions of lifelong expertise and healthy cognitive aging. और अंत में हम इस संपूर्ण चर्चा को भविष्य के अनुसंधान कार्यक्रम में रूपांतरित करेंगे. Finally, we shall transform these ideas into future research agenda. That's what we will do. That's what we will do. That's what we'll do. अब तक हमने पद्धति की चर्चा की. So far we have discussed the methodology. अब हम इस समय पद्धति को व्यवहार में देखने का अब हमारा समय आ गया है. So it's time to see this methodology in action. हमारा पहला अध्ययन होगा अर्जुन. सबसे पहले हम अर्जुन के विषय में जानेंगे और फर्स्ट केस इज अर्जुन. यह केवल एक पात्र की कहानी नहीं है. दिस इज नॉट merely the story of one character. यह उस क्षण की कहानी है जब मानव मस्तिष्क गहन नैतिक, भावनात्मक और सामाजिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है. It is the story of human mind confronting profound moral, emotional and social conflict. और मेरा विश्वास है कि यह प्रसंग आधुनिक संज्ञानात्मक तंत्रिका विज्ञान के लिए अत्यंत समृद्ध अनुसंधान प्रश्न उत्पन्न कर सकता है. And I believe this episode can generate exceptionally rich research questions for modern cognitive neuroscience. That's my thinking. अब हम महाभारत के उस क्षण पर पहुंचते हैं जिसे संपूर्ण भारतीय दर्शन का एक निर्णायक मोड़ कहा जा सकता है. We now arrive at one of the defining moments not only of the Mahabharata but of Indian intellectual history.
दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं. The two great armies stand facing one another. शंख बज चुके हैं. The conches have already sounded. युद्ध आरंभ होने ही वाला है. The battle is about to begin. अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं. अर्जुन turns to charioteer भगवान श्री कृष्ण and makes a remarkable request. O Achyut, place my chariot between the two arms. सेनयोरु भयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत. हे अच्युत, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए. ध्यान दीजिए, अर्जुन युद्ध से पहले अपने शत्रुओं को देखना चाहते हैं. नोटिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर. बिफोर waging the full blown war, before fighting, Arjuna wishes to look carefully at those standing before him. This is not merely the curiosity of a warrior. यह केवल एक सैनिक की जिज्ञासा नहीं है. यही वह क्षण है जहां से पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा प्रारंभ होती है. This is the moment. This is the moment when. This is the moment when. This is the moment when the entire psychological journey begins. यही वह क्षण है जहां से पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा आरंभ होती है. पूरी यात्रा आरंभ होती है यहां से. अर्जुन कहते हैं, जब अर्जुन अपने ही गुरुजनों, बंधुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखते हैं, तब उनके भीतर एक तीव्र शारीरिक परिवर्तन होता है. When Arjuna sees his teachers, relatives and friends on the battlefield of धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, an intense physiological response begins. He says, सीदंति मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं. My limbs are giving way. मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है. My mouth is drying. वे पथुश्चा शरीरे में, मेरा शरीर कांप रहा है. My body is trembling. रोम हर्षश्च जायते, रोमांच हो रहा है. My hair is standing out. My hairs are standing out. यदि आप आधुनिक चिकित्सा पढ़ते हैं, इफ यू स्टडी द मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, इफ यू प्रैक्टिसेस, तो ये सभी लक्षण परिचित प्रतीत होंगे. एज अ फिजिशियन, these symptoms are very recognizable. These symptoms immediately appear familiar. यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हमारे शरीर में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है. उसके एक्टिवेशन, उसकी तीव्र सक्रियता के ये सिम्टम्स बताए जा रहे हैं. किंतु ध्यान रखिए, बट लेट अस बी केयरफुल. मैं यह नहीं कह रहा कि अर्जुन को किसी विशिष्ट रोग का निदान किया जा सकता है. आई एम नॉट क्लेमिंग दैट अर्जुना कैन बी डायग्नोस्ड विद अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस एट द स्टेज. मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यह वर्णन तीव्र तनाव की शारीरिक अभिव्यक्ति का अत्यंत सूक्ष्म साहित्यिक अवलोकन है. I am simply suggesting that this passage offers a remarkable, detailed literary observation of the bodily manifestation of acute stress. He's getting stressed out, and we have such a precise description of that observation from Gita. From Gita. अब हमारा अगला कदम क्या होगा? What should be our next step? क्या हम कह सकते हैं कि गीता ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम,
की खोज कर ली थी? Should we conclude that the Bhagavad Gita had already discovered the sympathetic nervous system? नहीं. Can we say that? No, certainly not. ऐसा कहना विज्ञान भी नहीं और इतिहास भी नहीं. Such a statement would not be neither good science nor good history. तो फिर वैज्ञानिक क्या करेगा? What should the scientist do? वह पूछेगा, a scientist will ask a different question. क्या आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ के जो वैज्ञानिक है उसने क्या पूछना चाहिए? क्या अत्यधिक नैतिक तनाव में रहने वाले मनुष्यों में इसी प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं? क्या प्रश्न करेगा? What question he'll ask? Do individuals experiencing intense moral conflict exhibit similar physiological responses? क्या हम हृदय गति माप सकते हैं? Can we measure the heart rate? क्या हम त्वचा की विद्युत चालकता माप सकते हैं? Can we measure the skin conductance? क्या हम मस्तिष्क की सक्रियता देख सकते हैं? Can we examine patterns of brain activity? यही वह क्षण है. This is the moment when a narrative enters the laboratory. यही वह क्षण है जहां कथा प्रयोगशाला में प्रवेश करती है. तनाव केवल शरीर को प्रभावित नहीं करता. The stress just doesn't affect the mind. It affects more than that. It affects far more than the body actually. यह निर्णय को भी प्रभावित करता है. यह निर्णय को प्रभावित करता है. It profoundly influences the decision making, the stress. अर्जुन कहते हैं, अर्जुन continues to say that न च शक्नोम्यवस्थातुम, न च शक्नोम्यवस्थातुम, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं. I am unable to remain steady. I am unable to remain steady. भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है. My mind seems to be reeling. कितना अद्भुत बात है. दिस इज अ रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन. पहले शरीर बदलता है, पहले शरीर बदलता है, पहले शरीर बदलता है. फर्स्ट द बॉडी चेंजेस, फिर विचार बदलते हैं. देन थॉट्स बिगिन टू चेंज, फिर निर्णय बदलता है. फाइनली डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ इज अल्टर्ड. द डिसीजन मेकिंग इज अल्टर्ड. आज आधुनिक न्यूरोसाइंस भी इसी क्रम का अध्ययन करती है. मॉडर्न न्यूरोसाइंस इन्वेस्टिगेट्स प्रिसाइजली दिस सीक्वेंस. Precisely this sequence. So the next question becomes, जो अगला प्रश्न है वह बनता है, the next question becomes, मस्तिष्क में ऐसा क्या होता होगा? What might be occurring within the brain? हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते. We do not know with certainty. किंतु हम कुछ परिकल्पना बना सकते हैं. We can formulate a few hypotheses. संभव है कि भावनात्मक नेटवर्क अत्यधिक सक्रिय हो जाए. Emotional processing networks may become strongly activated in the brain. संभव है कि कार्यकारी नियंत्रण अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाए. Executive control system, the कार्यकारी नियंत्रण, may temporarily become less effective. संभव है कि ध्यान बार बार संघर्ष की ओर लौटे. Attention may become repeatedly captured by the conflict itself. It may get repeatedly captured by the conflict itself. इन सभी संभावनाओं की आधुनिक प्रयोगों द्वारा जांच की जा सकती है. Each of these possibilities can be investigated experimentally using the modern neuroscientific approaches. और यही इस व्याख्यान का मूल संदेश है. This captures the central message of my lecture today. भारत महाभारत या भारत महाभारत हमें उत्तर नहीं देता. The Mahabharata does not hand us
साइंटिफिक आंसर्स। महाभारत हमें उत्कृष्ट प्रश्न देता है। इट गिव्स अस एन एक्सेप्शनली रिच साइंटिफिक क्वेश्चन। और कभी कभी सही प्रश्न सही उत्तर से भी अधिक मूल्यवान होते हैं। कभी कभी सही प्रश्न सही उत्तर से अधिक मूल्यवान होते हैं। द राइट क्वेश्चन इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल देन द इमीडिएट आंसर। किंतु अर्जुन की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अर्जुना's स्टोरी डज नॉट एंड हियर। अब हम उस संवाद की ओर बढ़ेंगे जिसने भारतीय दर्शन को ही नहीं बल्कि मानव मन की समझ को भी गहराई से प्रभावित किया है। We now turn to the dialogue that has shaped not only human philosophy but our understanding of the human mind itself. और वह है भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, that is the Gita. That is the Gita. So now we are getting to a very interesting part of the lecture. It is the philosophical and neuroscientific heart of today's presentation. You have thus far seen and you already know about the Arjuna's crisis. And you must be thinking, how does Krishna help him recover? We do know the story, we do know the lectures, but and I would not say that Krishna invented cognitive behavior therapy. Instead, I would tend to say that Krishna's dialogue illustrates the psychological processes that can inspire hypotheses about cognitive reframing and emotional regulation. So Krishna does not begin with instructions, as we know in Gita. अब एक रोचक बात पर हम ध्यान देंगे। Now let us notice something remarkable. श्री कृष्ण अर्जुन को तुरंत युद्ध करने का आदेश नहीं देते. He's not saying go ahead and straight away and start fighting. Does not immediately command Arjun to fight. ये पहले अर्जुन की मानसिक अवस्था को समझते हैं, डायग्नोसिस कर रहे। वे पहले अर्जुन की मानसिक अवस्था को समझते हैं। Instead he first addresses Arjuna's mental state. वे अर्जुन को सुनते हैं. He allows Arjun to speak. I say in my clinic that listen like a doctor and argue like a scientist. Tell this to my students. अपने विद्यार्थियों को जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनको सिखाता हूं कि भाई डॉक्टर के जैसा अच्छा सुनो, वैज्ञानिक के जैसा आर्ग्यू करो। तो पेशेंट की बात सुननी चाहिए। तो खैर आज के सेंस में तो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप हम नहीं बता सकते अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच में, पर यह तो जरूर दिख रहा है कि अर्जुन की बातों को उन्होंने पहले ध्यान से सुना। वे उसकी शंकाओं को सामने आने देते हैं। He allows Arjuna's doubt to emerge fully. यह किसी भी अच्छे शिक्षक की पहली पहचान है। This is the hallmark of every good teacher. समाधान देने से पहले समस्या को समझना, understand the problem before offering the solution. आधुनिक चिकित्सा में भी यही सिद्धांत है। The same principle applies in the modern medicine. रोगी की कहानी सुने बिना उपचार प्रारंभ नहीं किया जाता है। रोगी का सुनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि वी हैव टू बी पेशेंट, नॉट द पेशेंट हैज टू बी पेशेंट, वी हैव टू बी द पेशेंट, वी हैव टू पेशेंटली लिसन टू द पेशेंट, देन फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, offer differential diagnosis, do test, come to a diagnosis, which is unfortunately a missing art these days, but that's a different topic. We do not begin treatment before listening carefully to the patient's story. रोगी की कहानी सुने बिना उपचार प्रारंभ नहीं किया जाता है। संवाद उपचार की शुरुआत है। Dialogue is the beginning of healing. Dialogue is the beginning of healing. And Bhagavan Sri Krishna is a role model here. That listen first, then advise in measured words. खैर
So let's talk about cognitive reframing. अब श्री कृष्ण अर्जुन के दृष्टिकोण को बदलना प्रारंभ करते हैं. Krishna now begins to transform Arjuna's perspective. असोच्यानत्व सोचस्तम प्रज्ञावादांश भास से. तुम उन बातों पर शोक कर रहे हो जिन पर शोक करना उचित नहीं है. उचित नहीं है. श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असोच्यान, जो शोक के योग्य नहीं है, अन्वशोच, शोक करते हो, असोच अशोच असोच्यान व शोचस्तम, असोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादान च भास से गत असून अगत असून च न अनुशोचन्ति पंडिताः. संधि विच्छेद करके वाक्यों को पढ़ा जा रहा है. तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है. जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत के लिए शोक करते हैं. असोच्यान व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाससे गता सून गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं. तो यू ग्रीव फॉर दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव फॉर. दिस इज व्हाट भगवान श्री कृष्ण इज सेइंग. और यह केवल उपदेश नहीं है. दिस इज नॉट merely अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट. यह सोचने के तरीके को चुनौती देने का प्रयास है. इट इज एन इन्विटेशन टू एग्जामिन द वे वन इज थिंकिंग. श्री कृष्ण परिस्थिति नहीं बदलते. ही इज नॉट चेंजिंग द एक्सटर्नल सिचुएशन. वे अर्जुन की दृष्टि बदलते हैं. ही इज चेंजिंग द वे द अर्जुन इज परसीविंग द सिचुएशन. He changes the Arjuna's perspective towards that situation. यही संज्ञानात्मक पुनर्व्यवस्था, cognitive reframing है. This is the cognitive reframing. हम घटना को नहीं बदलते. We do not always change the event. हम घटना के अर्थ को बदलते हैं. Sometimes we change the meaning we assign to the event. ध्यान रहे, मैं यह नहीं कह रहा कि गीता आधुनिक मनोचिकित्सा की पुस्तक है. लेट मी अगेन एम्फसाइज, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट द भगवद गीता इज द टेक्स्ट बुक ऑफ मॉडर्न साइकोथेरेपी. आई एम नॉट सेइंग दैट. इट्स नॉट अ बुक ऑफ मॉडर्न साइकोथेरेपी. मैं केवल इतना कह रहा हूं कि यह संवाद एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसे आज वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है. आई एम just suggesting that this dialogue illustrates a psychological process that can be investigated scientifically today. In a very scientific manner, we can do this. That's what I'm just saying. So, let's talk about emotional regulation. Let's talk about emotion regulation. अब हम भावनात्मक नियंत्रण की ओर बढ़ते हैं. Let us consider emotional regulation. हम सभी जानते हैं कि भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करती हैं. We all know that emotions influence our decisions. लेकिन भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है. Suppression of the emotion is rarely the solution. Suppressing emotions is rarely the solution. श्री कृष्ण अर्जुन से यह नहीं कहते कि अपनी भावनाएं भूल जाओ. कृष्ण never tells Arjun to ignore his emotions. वे उन्हें समझने और उनके पार देखने का प्रयास करते हैं. Instead, he encourages Arjun to understand them and look beyond them. उसके पार देखने का प्रयत्न करते हैं. यही भावनात्मक परिपक्वता है. दिस इज द इमोशनल मैच्योरिटी. आज न्यूरोसाइंस में हम पूछ सकते हैं, वी कैन आस्क इन न्यूरोसाइंटिफिक रिसर्च स्पेस टुडे, दैट कैन ट्रेनिंग हेल्प इंडिविजुअल्स रेगुलेट इमोशनल रिस्पॉन्सेज मोर इफेक्टिवली. क्या प्रशिक्षण के द्वारा मनुष्य अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीख सकता है? क्या इस प्रक्रिया के साथ
मस्तिष्क में अपने योग्य परिवर्तन आते हैं, मापने योग्य, मेजर करने योग्य परिवर्तन आते हैं, आर मेजरेबल चेंजेस इन ब्रेन फंक्शन एसोसिएटेड विद सच ट्रेनिंग। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें प्रयोगशाला में परखा जा सकता है। दीज आर द क्वेश्चंस, precisely the things that should be questions and can be tested in the lab. Experiments can be performed to test them. That's possible. So let's talk about attention and executive control. Let's talk about attention and executive control. अब श्री कृष्ण अर्जुन का ध्यान भय से हटाकर कर्तव्य की ओर ले जाते हैं. Krishna gradually redirects Arjuna's attention from fear toward responsibility. Karmanyevadhikaraste. This is the shloka we have been learning, listening to since our childhood. Mahabharata, B.R. Chopra's Mahabharata. It was a famous shloka. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phal heturbhu ma te sangosta vikarmane. This is how it used to start. Long time ago in my childhood. Very impactful TV series. You should watch it. It's still available freely on YouTube. Good dialogues. Not the ones that later on directors have made. Forgive me for saying this, newer directors, but the classical, the B.R. Chopra one is the best. I would encourage everyone to watch that on YouTube. तो यह श्लोक अत्यंत प्रसिद्ध है. The श्लोक that I just said, कर्मण्येवाधिकारस्ते ma phaleshu kadachana. This is perhaps one of the most widely quoted verses of Bhagavad Gita, that you only have control over your karma, your action, not on its result. And I tend to say this in many talks, that the goal as human beings should be to perfect our means to reach to the goal. Perfecting the means, the end is there. It is sitting there, it's static. Our job is to just keep perfecting the means so that we get there to that destination, not taking the shortcuts, not doing anything adharma, just perfecting the means. One day we will get there. One day we'll get there. Sometimes it takes time. We believe that in life things will go like straight line, but things, happen, up and downs of the life. But the end is there. It will be there. Let's not get disheartened. And you have control over your karma, your actions. You don't have control over the outcome. You don't have control over the outcome. So, किंतु आज मैं इस श्लोक और इन बातों को सिर्फ दार्शनिक दृष्टि से नहीं देखना चाहता हूं. टुडे आई वुड लाइक टू एग्जामिन इट फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव. इसमें ध्यान का पुनर्निर्देशन दिखाई देता है. रीडायरेक्शन ऑफ अटेंशन इज बीइंग इलस्ट्रेटेड हियर. फल से कर्म की ओर, फ्रॉम आउटकम्स टुवर्ड एक्शन. भविष्य से वर्तमान की ओर, फ्रॉम द फ्यूचर टुवर्ड द प्रेजेंट मोमेंट. चिंता से उत्तरदायित्व की ओर, फ्रॉम एंजाइटी टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या इस प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है? Could this type of mental training influence decision making? क्या इससे ध्यान अधिक स्थिर हो जाएगा? Could it improve the attention stability? Would it make our attention stable, more stable? ये शोध योग्य प्रश्न है. These are empirically testable research questions. These are the hypotheses that can be tested, should be tested, investigated. अब तक हमने अर्जुन के संकट को देखा, हमने श्री कृष्ण के संवाद को देखा. अब प्रश्न यह है कि कौन सही था. So we listen to the narrative from Krishna and from the Arjuna. Now the question is, who was true, who was right? Our question is not who was philosophically correct. This is a distinction that must be made. Our question is not who was philosophically correct. हमारा प्रश्न यह है, our question is, क्या इन संवादों से ऐसे वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं जिनका परीक्षण किया जा सकता है? Can these dialogues generate
scientific questions that are amenable to experimental investigation? यदि उत्तर हाँ है, if the question is yes, तो महाभारत केवल सांस्कृतिक धरोहर नहीं रह जाता. The Mahabharata becomes more than a cultural treasure. यह भविष्य के अनुसंधान का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है. It also becomes a source of inspiration for future scientific research. यही इस व्याख्यान का मुख्य विचार है. This is the central idea of this lecture. अब तक हमने एक व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को देखा. Until now, we have focused on the inner struggle of one individual. अब हम उन पात्रों की ओर बढ़ेंगे जिनके माध्यम से महाभारत पहचान, महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, नैतिकता और नेतृत्व जैसे जटिल मानवीय विषयों का चित्रण करता है. So let's now turn to the other remarkable characters through whom the Mahabharata explores identity, ambition, envy, morality, and leadership. So the Mahabharata does not present the villains and heroes as caricatures. It presents the psychologically complex human beings. And that complexity is precisely what makes it valuable for modern behavioral science. अब हम पहचान, प्रेरणा और कार्यकारी नियंत्रण, आइडेंटिटी, मोटिवेशन एंड एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के विषय में विचार करेंगे. तो कर्ण, लेट्स टॉक अबाउट कर्ण. अब हम महाभारत के सबसे जटिल पात्रों में से एक कर्ण की ओर चलते हैं. Let us now turn to one of the most psychologically complex figures in Mahabharata, कर्ण. यदि मुझसे पूछा जाए कि महाभारत का सबसे दुखद पात्र कौन है, तो मैं उत्तर में शायद कर्ण का नाम लूं. If I were to ask to identify the most tragic character of Mahabharata, my answer would probably be कर्ण. कर्ण असाधारण प्रतिभा का धनी है. He possesses lot of extraordinary talent. He's just exceptional. वह महान योद्धा है. He's an exceptional warrior. वह अत्यंत उदार है. He's extraordinary generous. उसने अपना जो लाइफ वेस्ट है, लाइफ वेस्ट, वह सूर्य देवता को दे दिया दान में. फिर उसके जीवन का अधिकांश भाग एक प्रश्न से संचालित होता है. Yet much of his life appears to be shaped by one profound question, और वह है कि मैं वास्तव में कौन हूं. Poor guy. मैं वास्तव में कौन हूं? Who am I? यह उसके जीवन का this remains the question all his life for him. यह केवल जन्म का प्रश्न नहीं है. This is not merely the question of birth. यह पहचान का प्रश्न है. It is a question of identity. यह सामाजिक स्वीकार्यता का प्रश्न है. इट इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ सोशल बिलोंगिंग. और शायद यह आत्मसम्मान का भी प्रश्न है. एंड परहैप्स इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ वर्थ. इट इज अ क्वेश्चन ऑफ सेल्फ वर्थ फॉर हिम. ऑल हिज लाइफ ही डजंट नो हु ही इज. He is actually one of the brothers of the Pandavas. He is actually oldest of them. He's older than Yudhishthir. And he doesn't know it until around the time the war is going to start. And then he promises his mother, the Kunti, that she will continue to have 5 sons after the war. That's tragic. Anyways, so identity shapes outcomes, decisions. It shapes the decisions. आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय नहीं लेता. Modern psychology teaches us that human beings do not make decisions based only on facts. हम अपनी पहचान के आधार पर भी निर्णय लेते हैं. We also make decisions based on our own sense of identity. हम यह सोचते हैं, we ask ourselves
कि मैं किस समूह का सदस्य हूं, टू विच ग्रुप डू आई बिलोंग, मेरे प्रति किसने सम्मान दिखाया, हु हैज शोन मी रिस्पेक्ट, किसने मुझे स्वीकार किया, हु हैज एक्सेप्टेड मी। महाभारत में दुर्योधन कर्ण को सम्मान देता है, यहीं से एक गहरी निष्ठा जन्म लेती है। इन महाभारत, दुर्योधन ऑफर्स कर्ण a recognition and dignity, and from that moment a profound loyalty develops। क्या इस प्रकार की सामाजिक स्वीकृति हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है? कैन एक्सपीरियंसेस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस इन्फ्लुएंस आवर लेटर डिसीजंस? यह एक अत्यंत रोचक वैज्ञानिक प्रश्न है। दिस इज अ फैसिनेटिंग साइंटिफिक क्वेश्चन। सोशल बिलोंगिंग एंड द ब्रेन। अब हम इस कथा को आधुनिक विज्ञान की ओर ले चलते हैं। लेट अस नाउ ब्रिंग दिस नैरेटिव इनटू द डोमेन ऑफ कंटेम्पररी साइंस। मनुष्य मूलतः एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन बीइंग्स आर फंडामेंटली सोशल क्रिएचर्स। हमारे मस्तिष्क का विकास भी सामाजिक परिवेश में हुआ है। आवर ब्रेन्स इवॉल्व विद इन सोशल एनवायरमेंट्स। स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बोथ एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह अध्ययन कर रही है कि सामाजिक अस्वीकृति के दौरान मस्तिष्क कैसे प्रतिक्रिया करता है। The neuroscientists are investigating how the brain responds to social exclusion। क्या दीर्घकालीन सामाजिक अनुभव निर्णयों को बदल सकते हैं? कैन लॉन्ग टर्म सोशल एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस फ्यूचर डिसीजंस? क्या सम्मान और अपमान जीवन की दिशा बदल सकते हैं? कैन ऑनर एंड ह्यूमिलिएशन अल्टर द ट्रेजेक्टरी ऑफ पर्सन्स लाइफ? कर्ण का जीवन हमें ऐसे ही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। Karna's life encourages us to ask precisely these kinds of questions. Let's talk about Duryodhan. Let's talk about Duryodhan next. जब हम एक ऐसे पात्र की ओर बढ़ते हैं जिसके बिना महाभारत की कथा की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती, तो हम सोचते हैं कि यह पात्र कौन है? दुर्योधन, धृतराष्ट्र का पुत्र, पांडव का भाई, कजन ब्रदर, भाई, पांडवों का धर्मपूर्वक राज्य पर अधिकार था, परंतु किसी कारणवश दुर्योधन के पिता राजा बन गए, तो उनका पुत्र होने के कारण दुर्योधन बाल्यकाल से ही अपने मन में यह बना बैठा कि राज्य तब उसका होगा, और उसके लिए उसने बहुत सारे षड्यंत्र रचे जीवन भर कि युधिष्ठिर और पांडव भाइयों का नाश हो जाए। पर अब उसकी महत्वाकांक्षा जो है कभी नष्ट नहीं हुई, और धृतराष्ट्र की भी महत्वाकांक्षा कभी नष्ट नहीं हुई। भूल नहीं सके कि ही वॉज रनिंग अ केयर टेकिंग गवर्नमेंट and he wanted his son to be the king, and in that process this whole Mahabharata happened. So khair, we now turn to the character without whom the Mahabharata would be unimaginable, that is Duryodhan. दुर्योधन केवल महत्वाकांक्षी नहीं है, he is not merely ambitious, वह अत्यंत सक्षम भी है। he is also highly capable, उसमें नेतृत्व की क्षमता है। he possesses considerable leadership ability, वह साहसी है, he is courageous। तो फिर उसकी त्रुटि कहां है? Where then does his tragedy lie? मुझे लगता है कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष तुलना है, competition. I would suggest that his greatest struggle is competition and comparison. He has been comparing himself. वह स्वयं को नहीं देखता, he doesn't evaluate himself independently. वह लगातार पांडवों से अपनी तुलना करता है। Instead, he continuously compares himself with the Pandavas. So comparison and human behavior, तुलना मानव जीवन का स्वाभाविक भाग है। कंपैरिजन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, होता ही है। किंतु निरंतर तुलना असंतोष को उत्पन्न करती है। Constant comparison can become a source of dissatisfaction.
जब किसी दूसरे की सफलता हमें प्रेरित करती है तब तुलना उपयोगी हो सकती है. If somebody else's success encourages you to take that path, that is a constructive comparison. लेकिन जब वही सफलता ईर्ष्या में बदल जाती है तब निर्णय बदलने लगते हैं. However, when the comparison turns into envy, it can begin to distort judgment. महाभारत बार बार इस परिवर्तन को दिखाता है. The Mahabharata repeatedly illustrates this transformation. आज व्यवहार विज्ञान भी यह पूछता है, बिहेवियरल साइंस आस्क द सेम क्वेश्चन टुडे. क्या सामाजिक तुलना जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बदलती है? डज सोशल कंपैरिजन इन्फ्लुएंस रिस्क टेकिंग? क्या यह नैतिक निर्णयों को प्रभावित करती है? कैन इट इन्फ्लुएंस मोरल डिसीजन मेकिंग? क्या यह दीर्घकालिक व्यवहार को बदल सकती है? कैन इट शेप लॉन्ग टर्म बिहेवियरल पैटर्न्स? ये सभी प्रश्न प्रयोगात्मक रूप से जांचे जा सकते हैं. Each of these questions can be investigated experimentally. अब तक हमने पहचान और महत्वाकांक्षा की चर्चा की. So far, we discussed identity and ambition. अब हम महाभारत के उस पात्र की ओर चलेंगे जिसे मैं इस ग्रंथ का महानतम नीति चिंतक मानता हूं, और वो है विदुर. वो है विदुर. अगले पात्र हैं विदुर. तो अब मैं दुर्योधन से थोड़ी देर के लिए आधुनिक न्यूरोसाइंस की ओर लौटना चाहता हूं. लेट अस स्टेप अवे फ्रॉम दुर्योधन फॉर अ मोमेंट एंड रिटर्न टू मॉडर्न न्यूरोसाइंस. हम सभी के भीतर एक ऐसी प्रणाली होती है जो यह अनुमान लगाती है कि कौन सा कार्य हमें लाभ देगा. Each of us possess some neural systems that continually estimate which actions are likely to produce rewarding outcomes. This is why we set goals. इसी कारण हम लक्ष्य बनाते हैं. इसी की सहायता से हम डिसीजंस निर्णय लेते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं. This is why we set goals, why we make decisions and why we plan for future. लेकिन पुरस्कार केवल धन नहीं होता. Reward, however, is not limited to money. Recognition is reward, status is reward, power can also function as a reward. Acceptance by others can itself be a deeply rewarding feeling. Modern neuroscience seeks to understand how the brain evaluates these different forms of reward. आज न्यूरोसाइंस हमें यह समझाने का प्रयास करती है, हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं कि मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क इन विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों का मूल्यांकन कैसे करता है. यहां मैं दुर्योधन को किसी विशेष मस्तिष्क तंत्र तक सीमित नहीं कर रहा हूं. आई एम सर्टेनली नॉट रिड्यूसिंग दुर्योधन टू अ पर्टिकुलर ब्रेन रीजन. मैं केवल यह कह रहा हूं कि उसका चरित्र हमें प्रेरणा और पुरस्कार के वैज्ञानिक अध्ययन की ओर ले जाता है. His story motivates scientific questions about motivation and reward. About motivation and reward. यहां हम अब एक ऐसे प्रश्न पर आते हैं जो केवल महाभारत का नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जीवन का प्रश्न है. संपूर्ण मानव जीवन का प्रश्न है. We now arrive at a question that belongs not only to Mahabharata but the human life itself. मनुष्य सही और गलत का ज्ञान होने पर भी गलत निर्णय क्यों लेता है? Why do human beings sometimes make the wrong decision even when they know what is right? महाभारत में यह प्रश्न बार बार सामने आता है. द महाभारत रिटर्न्स टू दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. अर्जुन जानते हैं कि उनका क्षत्रिय धर्म क्या है. अर्जुन अंडरस्टैंड्स दैट ही क्षत्रिय एंड व्हाट हिज धर्म इज एज अ वॉरियर. फिर भी वे निर्णय नहीं ले पाते. आगे श्लोक आता है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तद्देवेत्रो जनः स यत् प्रमाणम करुते लोकस्तदनु वर्तते. Just like the great people perform their actions, the common people follow them. So this is how the Krishna Bhagavan is later offering his cognitive behavioral therapy. Arjuna knows that he's a warrior. His dharma is to fight for dharma. But he is now confused.
He is not able to take decision. So Arjuna understands his duty as a warrior, yet he becomes unable to act. दुर्योधन भी धर्म और अधर्म का अंतर जानता है. Duryodhan too, they both went to the same kind of school. See, this is the example. You can go to the same school, top, highest institution of your country, and still you can have two different products. One wanting to do good, other wanting to do bad. दुर्योधन टू अंडरस्टैंड्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन धर्म एंड अधर्मा, किंतु उसका व्यवहार उस ज्ञान के अनुरूप नहीं चलता. Yet his behavior does not consistently follow that understanding. यही मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. This is one of the greatest challenges of being human. ज्ञान और आचरण के बीच की दूरी, the gap between knowing and doing. We all know great things. Are we able to follow them all the time? आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस भी इसी दूरी को समझने का प्रयास कर रहे हैं. मॉडर्न साइकोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस आर ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस गैप. आत्मनियमन का अर्थ केवल इच्छाओं को दबाना नहीं है. सेल्फ रेगुलेशन इज नॉट सिंपली द सप्रेशन ऑफ डिजायर. यह अपने दीर्घकालिक मूल्यों के अनुरूप कार्य करने की क्षमता है. इट इज द कैपेसिटी टू एक्ट कंसिस्टेंटली विद वंस लॉन्ग टर्म वैल्यूज एंड गोल्स. इस प्रक्रिया में अनेक मस्तिष्कीय नेटवर्क, this process involves the coordinated activity of multiple interacting brain networks. इस प्रक्रिया में अनेक मस्तिष्कीय नेटवर्क एक साथ कार्य करते हैं. कोई एक आत्म नियंत्रण केंद्र है, मस्तिष्क में नहीं होता. कोई एक आत्म नियंत्रण केंद्र है ऐसा मस्तिष्क में नहीं है. there is no single self control center in the brain. निर्णय अनेक प्रणालियों के सहयोग से बनते हैं. Decisions emerge from the interaction of multiple systems. यही कारण है कि आत्म नियंत्रण का एक क्षणिक घटना नहीं बल्कि एक सतत प्रक्रिया है. That is why self-regulation is not a single event but an ongoing process. महाभारत हमें इस संघर्ष को अत्यंत मानवीय रूप में दिखाता है. The Mahabharata is presenting the struggle in a profoundly human terms. और आधुनिक न्यूरोसाइंस, the contemporary neuroscience, हमें यह समझने के उपकरण प्रदान करता है. We have got the tools to advance our understanding about these behavioral processes. यह संघर्ष मस्तिष्क और व्यवहार में कैसे प्रकट हो सकता है. How these struggles become expressed in the brain and behavior. अब तक हमने अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन के माध्यम से तनाव, पहचान, प्रेरणा और आत्म नियंत्रण की चर्चा की. So far we have explored success, क्षमा करें, stress, identity, motivation and self-regulation through the stories of Arjun, Karna and Duryodhan. अब मैं भगवान श्री कृष्ण की बातों की तरफ लौटना चाहता हूं. I would like to now return once again to श्री कृष्ण. यदि अर्जुन का संकट केवल भावनात्मक होता तो केवल सांत्वना पर्याप्त होती. अगर उनका प्रश्न, उनका संकट केवल भावनात्मक होता, if Arjuna's crisis had been purely emotional, simple reassurance might have just been enough. लेकिन श्री कृष्ण उससे कहीं अधिक गहरा कार्य करते हैं. भगवान श्री कृष्ण does something far deeper. वे अर्जुन को उत्तर नहीं देते, वे अर्जुन को सोचने का एक नया ढांचा प्रदान करते हैं. He does not merely give Arjun answers. He provides Arjun with new framework for thinking. He invites Arjun to consider multiple perspectives: self, dharma, action, yoga, knowledge and devotion. वे अर्जुन को सोचने का एक नया ढांचा देते हैं. वे उसके सामने अनेक दृष्टिकोण रखते हैं: आत्मा, धर्म, कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति. यह केवल सूचना देना नहीं है. दिस इज नॉट merely transmission of information. It is guidance towards intellectual and moral maturity. यह बौद्धिक और नैतिक परिपक्वता का मार्गदर्शन है. आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य भी यही होना चाहिए.
इन मैनी वेज दिस इज ऑल्सो द एस्पिरेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। श्रेष्ठ शिक्षक केवल उत्तर नहीं देते, द फाइनेस्ट टीचर जस्ट डू नॉट प्रोवाइड आंसर्स। वे अपने विद्यार्थियों को बेहतर प्रश्न पूछना सिखाते हैं। दे टीच देयर स्टूडेंट्स हाउ टू आस्क बेटर क्वेश्चंस। मेरे विचार से गीता की सबसे बड़ी शक्ति इसी संवादात्मक पद्धति में निहित है। In my view, one of the greatest strengths of Gita lies in the dialogical method. और यही कारण है कि यह आज भी हमें प्रेरित करती है। That is one reason why it continues to inspire readers across generations. Across generations. That's the beauty of Bhagavad Gita. अब तक हमने महाभारत के अनेक पात्रों के माध्यम से मानव मन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया। So far we have explored different dimensions of the human mind through several characters from the Mahabharata. अर्जुन ने हमें तनाव और निर्णय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने हमें तनाव और निर्णय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने हमें तनाव और निर्णय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन इनवाइटेड अस टू थिंक अबाउट स्ट्रेस एंड डिसीजन मेकिंग। श्री कृष्ण ने हमें दृष्टिकोण बदलने और विचारों का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया दिखाई। कृष्णा डेमोन्स्ट्रेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्शन एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट। कर्ण ने हमें पहचान, सम्मान और सामाजिक स्वीकार्यता, सोशल एक्सेप्टेंस, सोशल बिलोंगिंग के महत्व की याद दिलाई। कर्णा रिमाइंडेड अस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, डिग्निटी एंड सोशल बिलोंगिंग। दुर्योधन ने हमें प्रेरणा, पुरस्कार और आत्मनियंत्रण की जटिलता दिखाई। दुर्योधन illustrated the complexity of motivation, reward and self-regulation. इन सबको यदि हम एक साथ देखें तो एक महत्वपूर्ण बात तो स्पष्ट होती है। When we put all these examples together, an important pattern emerges, and that is human behavior is rarely determined by one single factor. मनुष्य का व्यवहार किसी एक कारण से निर्धारित नहीं होता। हमारे निर्णय केवल तर्क से नहीं बनते। Our decisions are not driven by reason alone. वे केवल भावनाओं से भी नहीं बनते। नॉर आर दे डिटरमाइंड सोनली बाय इमोशन। वे केवल सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम भी नहीं होते। दे आर नॉट मेरली द प्रोडक्ट्स ऑफ आवर सोशल सर्कमस्टांसेस। निर्णय अनेक प्रक्रियाओं के परस्पर संवाद से उत्पन्न होते हैं। इंस्टेड द डिसीजंस इमर्ज फ्रॉम द इंटरैक्शन ऑफ मेनी कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस। भावनाएं हमें बताती हैं क्या महत्वपूर्ण है। इमोशंस हेल्प सिग्नल व्हाट इज इंपॉर्टेंट। पहचान हमें बताती है कि हम स्वयं को कौन समझते हैं। और आइडेंटिटी शेप्स हाउ वी अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। स्मृति हमें पूर्व अनुभवों से जोड़ती है। मेमोरी कनेक्ट्स अस विद प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। ध्यान यह निर्धारित करता है कि हम किस पर केंद्रित होंगे। अटेंशन डिटरमाइंस वेयर आवर मेंटल रिसोर्सेज आर डायरेक्टेड। और कार्यकारी नियंत्रण हमें विकल्पों का मूल्यांकन करके निर्णय लेने में सहायता करता है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हेल्प्स अस इवैल्यूएट अल्टरनेटिव्स एंड ट्रांसलेट इंटेंशंस इनटू एक्शंस। आधुनिक न्यूरोसाइंस, मॉडर्न न्यूरोसाइंस इन सभी प्रक्रियाओं का अलग अलग अध्ययन करती है। इन द न्यूरोसाइंस वर्ल्ड वी स्टडी दीज प्रोसेसेस इंडिविजुअली। attention, emotion, memory, executive functions, social functions, morality. Yet in real life, they rarely operate in isolation. वास्तविक जीवन में ये कभी अलग अलग कार्य नहीं करती हैं, साथ कार्य करती। यही कारण है कि हमें संपूर्ण नेटवर्क को समझने की आवश्यकता है। And that is why it is very important for us to understand this full network together, how they function together, how the networks interact with each other. मेरे विचार से महाभारत की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह मानव मन को इसी समग्र रूप में प्रस्तुत करता है।
One of the greatest strengths of Mahabharata is that it portrays the human mind in this integrated manner. इसलिए यह आज भी वैज्ञानिक जिज्ञासा को प्रेरित कर सकता है. That is precisely why it can continue to inspire scientific inquiry today. So let's talk about evidence assessment. अब मैं कुछ क्षणों के लिए रुक कर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं. बिफोर वी कंटिन्यू I would like to pause and clarify one very important point. यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच सार्थक संवाद स्थापित करना चाहते हैं तो बौद्धिक ईमानदारी हमारी पहली आवश्यकता है. If we wish to build a meaningful dialogue between the Indian knowledge traditions and modern science, intellectual honesty must be our first principle. इस पूरे व्याख्यान में मैंने जानबूझकर विभिन्न प्रकार के दावों को अलग अलग रखा है. Throughout this lecture, I have deliberately distinguished between different kinds of claims. कुछ बातें आधुनिक विज्ञान द्वारा अच्छी तरह समर्थित हैं. Some conclusions are strongly supported by the scientific evidence. उदाहरण के लिए तनाव निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है. For example, there is strong evidence that stress can influence the decision making. भावनात्मक पुनर्व्याख्या भावनात्मक अनुभव को बदल सकती है. There is also strong evidence that cognitive reappraisal can modify emotional experience. लेकिन दूसरी ओर कुछ बातें केवल कथात्मक अवलोकन है. On the other hand, some observations remain literary observations. कर्ण हमें पहचान के विषय में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. Karna encourages us to think about identity question. दुर्योधन हमें प्रेरणा और आत्मनियंत्रण पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं. Duryodhana encourages us to reflect on motivation and self-regulation. किंतु हम यह दावा नहीं कर सकते कि ये पात्र किसी विशेष तंत्र या मस्तिष्कीय संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं. But we do not claim that these characters represent specific neural circuits or brain regions. हमारा उद्देश्य किसी महाकाव्य को न्यूरोसाइंस में बदलना नहीं है. Our purpose is not to transform an epic into a neuroscience textbook. No. हमारा उद्देश्य यह दिखाना है कि महान साहित्यिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक प्रश्न उत्पन्न कर सकता है. Our purpose is to demonstrate that great literature can generate outstanding scientific questions. और विज्ञान का कार्य उन प्रश्नों का निष्पक्ष परीक्षण करना है. The role of science is then to investigate those questions objectively. मेरा विश्वास है कि यही दृष्टिकोण भारतीय परंपरा का सम्मान भी करता है और आधुनिक विज्ञान की कठोरता को भी सुरक्षित रखता है. I believe this approach represents both the depths of the Indian intellectual tradition and the rigor of the modern scientific inquiry. अब तक हमने निर्णय, पहचान, प्रेरणा और आत्मनिरीक्षण, आत्मनियंत्रण की चर्चा की. अब हम एक नए प्रश्न पर बढ़ेंगे. So far, we have discussed decision making, identity, motivation, and self-regulation. अब हम एक नए प्रश्न की ओर बढ़ेंगे. We will now turn towards another question. Can lifelong practice reshape the human brain? क्या जीवन भर का अभ्यास मानव मस्तिष्क को बदल सकता है? यही प्रश्न हमें द्रोण, एकलव्य और भीष्म जैसे महान पात्रों तक ले जाता है. And that is how we will get to learning about the neuroscience of Drona Rishi, Eklavya, and Bhishma Pitamaha. So now I'm moving into a very interesting, very important, original part of this lecture today, where I'm moving beyond the individual characters and I'll introduce the broader research vision on long duration cultural expertise to you.
So let's stay close to the science while learning from Mahabharata and letting Mahabharata inspire the questions. अब तक हमने यह समझने का प्रयत्न किया, अब तक हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि मनुष्य निर्णय कैसे लेता है. So far we have explored how human beings make decisions. अब मैं एक अलग अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता हूं. I would now like to raise a different but equally important question. क्या जीवन भर का अभ्यास मस्तिष्क को बदल सकता है? Can lifelong practice reshape? Can lifelong practice reshape the human brain? क्या दशकों तक किसी कौशल का अभ्यास हमारे सोचने, स्मरण करने और ध्यान देने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है? Can decades of disciplined practice influence how we think, remember and attend to the world? आज न्यूरोसाइंस का उत्तर है हां, कुछ सीमा तक अवश्य. The neuroscientific approach that exists now tells us that yes, to an important extent, the answer is yes. मस्तिष्क स्थिर नहीं है. The brain is not static. Back in the days, we used to say that once the brain is injured, it's a done deal. But now we talk about the concept of neuroplasticity. As we do more and more physical therapy, if the arm is weak after a stroke, the more we practice, the brain, the region around the brain area which was injured, begins to learn, take over some functions by means of what we call neuroplasticity. And that is why many people recover. That is why we learn the new skill sets as we start learning the new skill sets. We all tend to fall when we start learning bicycle. Then the brain develops these neural circuits to help us maintain good position, not fall. And then similarly, all the knowledge that we inherit and soak in our brain, it becomes a permanent trace, because the brain is a very interesting organ that demonstrates what we call neuroplasticity, which can be tested, investigated using modern tools these days. So the brain is not a static organ. वह अनुभवों के साथ बदलता है. It changes with experience. और यही परिवर्तनशीलता न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है. The remarkable capacity for change is known as the neuroplasticity. अब हम महाभारत के कुछ ऐसे पात्रों की ओर बढ़ेंगे जिनके माध्यम से अभ्यास, कौशल और आजीवन अधिगम पर विचार किया जा सकता है. We will now consider several characters from Mahabharata who provide powerful narrative lenses through which to think about practice, expertise, and lifelong learning. The brain changes throughout life. Experience can reshape neural systems. बहुत वर्षों तक यह माना जाता था कि वयस्क मस्तिष्क लगभग स्थिर हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है. For many years, it was believed that the adult brain was largely fixed. लेकिन पिछले कुछ दशकों के शोध ने इस धारणा को बदल दिया है. Our past several decades research has fundamentally changed that view. हम जानते हैं कि सीखना केवल बचपन तक सीमित नहीं है. We now know that learning is not confined to childhood. नया कौशल सीखना, संगीत का अभ्यास करना, नई भाषा सीखना या ध्यान का अभ्यास, इन सभी से मस्तिष्क में परिवर्तन हो सकते हैं. Learning a new skill, practicing music, acquiring another language, or engaging in meditation can all be associated with measurable changes in the brain. इन परिवर्तनों की प्रकृति व्यक्ति, अभ्यास और अवधि पर निर्भर करती है. The nature of these changes depend on the individual, the type of training and its duration. इसलिए जब हम प्राचीन परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो हमारा प्रश्न यह नहीं होना चाहिए कि वे सही है या गलत. Therefore, when we want to study the ancient traditions, our first question should not be whether they are right or wrong. हमारा प्रश्न होना चाहिए, क्या इनमें ऐसे दीर्घकालिक अभ्यास हैं जिनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है.
Our question should instead be, are there forms of long-term training that can be investigated scientifically? विज्ञान में विशेषज्ञों का अध्ययन एक अत्यंत सफल शोध पद्धति रही है. The study of experts has become one of the most productive approaches in cognitive neuroscience. हमने संगीतज्ञों का अध्ययन किया है. We have studied the musicians. द्विभाषी व्यक्तियों, bilinguals, का अध्ययन किया है. We have studied bilingual individuals. My colleague Jubin Abu Talebi is a world leader in investigating bilingualism and how frequently changing between one and the other language improves our cognitive function. There are papers from a Canadian colleague, Ballistock, that suggest that at a population level, the risk of dementia is significantly reduced from being an active bilingual. If you learn to speak two languages and if you are continuously switching between those languages, that is believed to be having good cognitive outcome, though it needs to be proven in a randomized controlled trial. शतरंज के खिलाड़ियों का अध्ययन किया है लोगों ने. People have studied chess masters. ध्यान साधकों का अध्ययन किया है. We have studied experienced meditators. इन अध्ययनों से हमें यह समझने में सहायता मिली कि दीर्घकालिक अभ्यास मस्तिष्क और व्यवहार को कैसे प्रभावित कर सकता है. These studies have helped us understand how prolonged training may influence both brain function and the behavior. लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है. This naturally raises an important question. क्या भारतीय ज्ञान परंपरा में भी ऐसे विशेषज्ञ समूह हैं जिनका व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है? Are there expert populations within the Indian knowledge traditions that are also deserving sympathetic and systemic, let's say only systemic scientific investigation, though there has to be some sympathetical approach towards this line of investigation, because what I'm proposing is very novel and new, and we'll talk about all different criticisms that can come this way, but let's first stay focused. So, are there expert population within the Indian knowledge traditions that are also deserve systemic scientific investigation? मेरे विचार से इसका उत्तर स्पष्ट से हाँ है. स्पष्ट रूप से उत्तर हाँ है. In my view, the answer is clearly yes. और शायद यही इस पूरे व्याख्यान का सबसे महत्वपूर्ण शोध अवसर है. Indeed, this may represent one of the most exciting research opportunities discussed in this lecture. Drona and the structured learning. What produces exceptional skill? अब हम आचार्य द्रोण की ओर आते हैं. Let us now turn to Acharya Drona. द्रोण केवल एक महान योद्धा नहीं थे. द्रोण was not simply a great warrior. वे एक महान शिक्षक भी थे. He was an extraordinary teacher. उनके गुरुकुल में केवल ज्ञान नहीं दिया जाता था. His gurukul did not only offer knowledge. वहां अभ्यास था, अनुशासन था, दोहराव था, व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि थी. There was emphasized practice in his gurukul, discipline, repetition, individualized feedback. आज यदि हम उत्कृष्टता का अध्ययन करते हैं तो यही सभी तत्व आधुनिक प्रशिक्षण विज्ञान में भी दिखाई देते हैं. When we study expertise today, these same elements, structured practice, discipline, repetition, and feedback, remain central to modern theories of skill acquisition. द्रोण हमें यह नहीं सिखाते कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है. द्रोण हमें यह नहीं सिखाते कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है. Drona does not teach us how the brain functions. वे हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि उत्कृष्टता कैसे विकसित होती है. Rather, he encourages us to ask how exceptional expertise develops over time.
लेकिन क्या महान कौशल केवल औपचारिक शिक्षा से ही विकसित होता है? But does exceptional expertise arise only through formal instruction? महाभारत इस प्रश्न का भी एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है. The Mahabharata offers a remarkable example that allows us to explore that question as well. और वह उदाहरण है एकलव्य. वह उदाहरण है एकलव्य. अब हम महाभारत के सबसे प्रेरणादायक विद्यार्थियों में से एक की ओर चलते हैं, एकलव्य. Let us turn our attention to the most inspiring students in Mahabharata, एकलव्य. एकलव्य की कथा केवल प्रतिभा की कथा नहीं है, वह दृढ़ निश्चय, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की कथा है. निरंतर अभ्यास. The story of Eklavya is not merely a story of talent, it is a story of determination, discipline and persistent practice. औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना होने के बाद भी उसने सीखना बंद नहीं किया. Even without formal instruction, he did not stop learning. Even without going to a major university in the contemporary time, a person does not stop learning and acquiring the skill sets. उसने स्वयं अभ्यास किया. He practiced independently. बार बार अभ्यास किया. He practiced repeatedly. और अभ्यास को ही अपना गुरु बना लिया. In many ways, disciplined practice itself became his teacher. आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि उत्कृष्टता केवल जन्मजात प्रतिभा का परिणाम नहीं होती. सुनियोजित, दीर्घकालिक और उद्देश्य पूर्ण अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. So we know from contemporary science that exceptional performance is rarely the product of innate talent alone. Structured, sustained, and deliberate practice plays a central role in the development of expertise. एकलव्य की कथा हमें यही प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है कि क्या स्वनिर्देशित अधिगम भी मस्तिष्क में वही परिवर्तन ला सकता है जो औपचारिक प्रशिक्षण लाता है. Eklavya story inspires us to ask, can self-directed learning produce adaptation in the brain comparable to those associated with formal instruction? यह एक अत्यंत रोचक और पूर्णतः परीक्षण करने योग्य वैज्ञानिक प्रश्न है. This is a fascinating and entirely feasible and testable scientific question. This can be tested. This can be tested. This can be tested. अब हम इस चर्चा को आधुनिक न्यूरोसाइंस से जोड़ते हैं. Let us now connect this discussion with modern neuroscience. न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ है अनुभव के साथ मस्तिष्क का बदलना. Neuroplasticity refers to the brain's capacity to change with experience. जब कोई व्यक्ति वर्षों तक किसी कौशल का अभ्यास करता है तो केवल उसका व्यवहार नहीं बदलता. When an individual practices a skill over many years, it is not only behavior that changes, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली भी बदल सकती है. Patterns of brain function may also change. कुछ परिवर्तन अधिक दक्षता के रूप में दिखाई भी देते हैं. Some changes reflect as greater efficiency. कुछ बेहतर समन्वय के रूप में दिखते हैं. Others appear as improved coordination. कुछ अधिक सटीक ध्यान के रूप में दिखते हैं. Still others may be expressed through more precise attentional control. आज हम संगीतज्ञों, द्विभाषियों, खिलाड़ियों और ध्यान साधकों में ऐसे परिवर्तन देख चुके हैं. We have done research that shows such adaptations, and it has been investigated in musicians, athletes, experienced meditators, and people who are bilinguals. तो क्या भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य विशेषज्ञ समूहों का भी इसी प्रकार अध्ययन किया जा सकता है या करना चाहिए? Should other expert population from the Indian knowledge system, Indian knowledge traditions also be investigated in this way, like Avadhanis?
like the mantra practitioners, like our monks and the priests in Vishwanath temple, people who are learning Sanskrit from early age versus late age, people who started their Gayatri and Sandhyopasana before the age of 5 or later on. All these traditions, they offer a lot of resources for us to investigate and test the mechanism, the mechanistic aspect of cognitive changes in these individuals. It will make our society better because it will tell us which aspects of traditional practice lead to gaining certain positive traits. मेरा उत्तर है निश्चित रूप से should other expert population from Indian knowledge tradition be investigated in this way? And my answer is absolutely, निश्चित रूप से इनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि यदि हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो उत्तर भी कभी नहीं मिलेंगे. If we never ask the question, we'll never discover the answer. So let's talk about Vidur. Vidur and his wisdom. There's a small book, I may have it, taken from Mahabharata, but it's called Vidur Sandesh, I think. It talks about all the virtues that Vidur talks about. Balanced advice as cognitive domain is the next item we'll talk about. अब हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की ओर बढ़ते हैं जिन्हें मैं भारतीय परंपरा के महानतम नीति चिंतकों, विदुर नीति, पुस्तक का नाम है विदुर नीति, महानतम नीति चिंतकों में से एक मानता हूं. We now turn to a figure whom I consider one of the greatest thinkers on ethics and statecraft in Indian traditions. वे हैं विदुर. That figure is विदुर. विदुर का प्रभाव उनकी शक्ति से नहीं बल्कि उनकी बुद्धिमता से उत्पन्न होता है. Vidura's influence comes not from power but from wisdom. It comes from wisdom. वे कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित सलाह देते हैं. Even in moments of great political tension, he offers measured and balanced counsel. वे केवल तात्कालिक लाभ नहीं देखते. He does not focus only on immediate advantage. वे दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं. He consistently considers the long-term consequence of decisions. आधुनिक मनोविज्ञान में हम ऐसी क्षमता को केवल बुद्धिमता नहीं कहते, हम इसे विवेक, परिपक्व निर्णय और बुद्धिमता अर्थात विजडम के व्यापक संदर्भ में देखते हैं. व्यापकता में उसको हम देखते हैं. इन कंटेम्पररी साइकोलॉजी वी वुड नॉट डिस्क्राइब सच ए कैपेसिटी सिंपली एज इंटेलिजेंस. Rather, we study it within a broader framework of wisdom, mature judgment, and reflective reasoning. बुद्धिमता का अर्थ केवल अधिक जानकारी होना नहीं है. Wisdom is not simply the accumulation of knowledge. यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है. Wisdom, विवेक, it is the capacity to make sound judgments under complex circumstances. एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे हिंदी संस्कृत के शब्द हैं उनका एग्जैक्ट अंग्रेजी रूपांतर करना बड़ा कठिन है. विवेक शब्द का एग्जैक्ट अंग्रेजी में शब्द इंटेलिजेंस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. इसलिए अपनी भाषा में, संस्कृत भाषा में शास्त्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक है और अंग्रेजी भाषा में नए शब्दों का आविष्कार करना, कॉन्टेक्स्ट के साथ समझाते हुए और उनका प्रयोग करना, ताकि जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी भाषा के जो ज्ञाता लोग हैं, वो इन छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं, सटल डिफरेंसेस, उसको भी समझें और उसको जो है फिर सही तरीके से हमारे भारतीय शास्त्र का जो है इंटरप्रिटेशन हो. अंग्रेजी भाषा में इंटरप्रिटेशन, क्योंकि अंग्रेजी तो पूरे विश्व में फैली हुई है, तो उसका अर्थ हमारे शास्त्रों का अर्थ में कहीं त्रुटि ना हो, इसलिए हमें अपने शब्दों का जो है अंग्रेजी भाषा में प्रयोग करना चाहिए, लेकिन नए शब्द उसके अर्थ को जो है समझाते हुए, ताकि अंग्रेजी भाषी हमारे जो मित्र हैं वो उसके सही अर्थ को पकड़ सकें. खैर, अपने बात से भटक ना जाऊं, वापस वहीं पे चलते हैं जिस बात को हम कर रहे थे.
So it is the capacity to make sound judgment under complex circumstances. That is important. And it includes the ability to hold multiple perspectives simultaneously. यह अनिश्चितता के बीच भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता है, विवेक. It also involves maintaining balance in the face of uncertainty, and this is all we learn from Vidur नीति. आज मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस दोनों ही विजडम का वैज्ञानिक अध्ययन कर रही हैं. Today, both psychology and neuroscience are actively investigating wisdom as a scientific construct. और विदुर हमें इस दिशा में नए अनुसंधान प्रश्न पूछने की प्रेरणा देते हैं. Vidur's example encourages us to formulate new research questions about the nature of wisdom itself. यदि विदुर हमें बुद्धिमता का आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो महाभारत में एक और ऐसा व्यक्तित्व है जो अनुभव, धैर्य और दीर्घ जीवन का अद्भुत प्रतीक है. हरिओम. If Vidur represents wisdom, the Mahabharata also offers another extraordinary figure who embodies lifelong experience, resilience, and enduring knowledge. कौन है वो? भीष्म पितामह. भीष्म पितामह. That figure is भीष्म. विदुर के संदर्भ में हमने बुद्धिमता की चर्चा की, लेकिन बुद्धिमता वास्तव में क्या है? In discussing Vidur, we introduce the concept of wisdom, but what exactly is wisdom? क्या केवल बहुत अधिक ज्ञान होना ही बुद्धिमता है? Is wisdom simply the possession of great deal of knowledge? आधुनिक मनोविज्ञान के आधार पर हम कहते हैं कि नहीं. मॉडर्न साइकोलॉजी सजेस्ट दैट आंसर इज नो. बुद्धिमता ज्ञान से प्रारंभ होती है लेकिन वहां समाप्त नहीं होती. विजडम बिगिंस विद नॉलेज बट इट डज नॉट एंड देयर. बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थिति को अनेक दृष्टिकोणों से देख सकता है. A wise individual is able to view a situation from multiple perspectives. वह अनिश्चितता को स्वीकार कर सकता है. Such a person can tolerate uncertainty. वह अपनी भावनाओं को समझ सकता है. He or she understands emotional experience. दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करता है and is sensitive to the emotions of others. दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करता है. Wise reasoning considers long-term consequence rather than immediate gains. और कभी कभी सबसे कठिन परिस्थिति में भी संतुलित निर्णय लेता है. It enables balanced judgment even in very difficult situation. आज विजडम साइंस मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस का एक उभरता हुआ क्षेत्र है. Today, the scientific study of wisdom has become an emerging field within psychology and neuroscience. महाभारत के अनेक पात्र इस विषय में नए अनुसंधान प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं. Many characters in Mahabharata may inspire entirely new research questions within the field. So then we set out to talk about Bhishma Pitamaha. भीष्म पितामह. भीष्म केवल एक महान योद्धा नहीं है. भीष्म इज जस्ट नॉट अ वॉरियर, ग्रेट वॉरियर. वे एक शिक्षक हैं. ही इज अ टीचर. एक राजनीतिक मार्गदर्शक हैं. अ स्टेट्समैन. एक दार्शनिक है, फिलोसोफर. और जीवन के अंतिम चरण तक ज्ञान का स्रोत बने रहते हैं. एंड ही रिमेन्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज अंटिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ. आधुनिक चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं कॉग्निटिव रिजर्व. मॉडर्न न्यूरोसाइंस इंक्लूड्स एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी कॉल कॉग्निटिव रिजर्व. इसका आशय यह है कि जीवन भर के बौद्धिक अनुभव और मानसिक सक्रियता कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में भी बेहतर संज्ञानात्मक कार्य क्षमता बनाए रखने में सहायता कर सकते हैं. The idea is that the lifelong intellectual engagement and mentally stimulating activities may help some individuals maintain cognitive function as they grow older. The lifelong intellectual engagement and mentally stimulating activities help people maintain their cognitive function even as they get very, very old, and that is called cognitive reserve. Cognitive reserve. यह कोई जादुई सुरक्षा नहीं है. This is not a magical protection. और यह
सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू भी नहीं होती, नॉट डज इट अप्लाई इक्वली टू एवरीवन। लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा रहा एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इट इज इंपॉर्टेंट एंड एक्टिवली इन्वेस्टिगेटेड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि भीष्म कॉग्निटिव रिजर्व का प्रमाण है, मैं नहीं कह रहा। आई एम नॉट क्लेमिंग दैट भीष्म इज द एविडेंस फॉर कॉग्निटिव रिजर्व। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनका जीवन हमें इस विषय पर नए वैज्ञानिक प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है। His life encourages us to ask new scientific questions about aging, lifelong experience, and the expertise that comes from it, and the resilience it gives. And does everyone get the same amount of resilience, same kind of resilience, despite the same kind of intervention? Is there a genetic predisposition? Are there environmental factors that contribute to it more? It's an important question. Cognitive reserve, improvement. And Mahabharata can, and our scriptures can provide some ideas about what are the important questions and should they be tested and how they should be tested. And India is a civilization state. It has its own continuously surviving civilization from thousands of years with traditions that are still being followed kind of the same way with some modifications as they were in the past, like Avadhan, like transmission of Vedic knowledge. And that population can become an useful tool to make some scientific inquiries. Long duration cultural expertise. That's exactly what I'm talking about. अब मैं इस पूरे व्याख्यान के उस भाग पर आता हूं जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं. I now come to the part of this lecture that I personally consider the most important. पिछले कई दशकों में न्यूरोसाइंस ने अनेक विशेषज्ञ समूहों का अध्ययन किया है. Over the past several decades, neuroscientists have investigated many different kind of experts: English, musician, bilinguals, chess masters, experienced meditators. लेकिन एक प्रश्न अभी भी लगभग अनछुआ है. There is still major question that remains largely unanswered. उन व्यक्तियों का क्या जिन्होंने 40, 50 या 60 वर्षों तक संस्कृत, वेद, शास्त्र, संहिताओं या अनुष्ठानों का गहन अभ्यास किया है? What about individuals who have devoted 40, 50 and even 60 years to the disciplined study of Sanskrit, the Veda, the classical text and the traditional ritual practices? क्या वे भी विशेषज्ञ नहीं हैं? यदि हम वायलिन वादकों का अध्ययन कर सकते हैं, यदि हम लंदन के टैक्सी चालकों का अध्ययन कर सकते हैं, यदि हम ध्यान साधकों का अध्ययन कर सकते हैं, तो फिर संस्कृत के आचार्यों, वैदिक पाठकों, अवधानियों और नित्य साधना करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन क्यों नहीं कर सकते? Are they not the experts who deserve investigation? If the scientific community has tested the cognition in the taxi drivers and in the meditators and so on and so forth, different various populations in different parts of the world, can we not investigate our Vedic acharyas or avdhanis, or people who are doing sandhyopasana every day, and investigate the effect of these various cognitive linguistic exercises on overall cognitive reserve and other aspects of brain function, including mental health? Can we not? Why should we not also study Sanskrit scholars, Vedic recitate, Avadhana practitioners? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कोई विशेष परिणाम अवश्य मिलेगा. I'm not suggesting that such studies will produce any predetermined results. मैं केवल यह कह रहा हूं कि यह वैज्ञानिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण और अब तक के उपेक्षित शोध अवसर हैं. I am simply suggesting that this represents an important and largely neglected scientific opportunity. मेरे विचार से आने वाले वर्षों में सांस्कृतिक विशेषज्ञता, लॉन्ग ड्यूरेशन कल्चरल एक्सपर्टीज, मानव न्यूरोसाइंस का एक नया शोध क्षेत्र बन सकती है. In my view, long duration cultural expertise has the potential to become an important new frontier in human neuroscience. अब तक
हमने यह समझने का प्रयास किया कि अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क और व्यवहार को कैसे आकार दे सकता है। अब हम एक और गहरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब हम एक दूसरे गहरे विषय पर बात करेंगे। हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मेक moral decisions? How do human beings make moral decisions? यही हमें नैतिक चिंतन, आत्मचिंतन और चेतना के विज्ञान की ओर ले जाता है। यह प्रश्न हमें इस दिशा में ले जा सकता है। दिस क्वेश्चन लीड्स अस नेचुरली इनटू द न्यूरोसाइंस ऑफ मोरल कॉग्निशन, रिफ्लेक्टिव अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। दैट्स द डायरेक्शन वी कैन पोटेंशियली टेक। अब तक हमने तनाव, निर्णय, पहचान, प्रेरणा, अभ्यास और बुद्धिमत्ता की चर्चा की। So far we have explored stress, decision making, identity, motivation, expertise and wisdom. अब हम मानव मस्तिष्क की कुछ सबसे जटिल क्षमताओं की ओर बढ़ते हैं। We now turn to some of the most complex characteristics, some of the most complex characteristics, let's say capacities of the human mind. ये प्रश्न केवल विज्ञान के नहीं हैं। These are not merely scientific questions. ये दर्शन के भी प्रश्न हैं। They are also philosophical questions. ये नैतिकता के भी प्रश्न हैं। यही कारण है कि महाभारत आज भी हमें आकर्षित करता है। These are questions not of philosophical nature or the ethics or of the ethics. That is one of the reason why Mahabharata continues to fascinate us, inspire us even in this time. इस महाकाव्य में इन दिस टेक्स्ट युद्ध है, वॉर है, राजनीति है, पॉलिटिक्स, परिवार है, इट टॉक्स अबाउट फैमिली, लेकिन सबसे बढ़कर यह कठिन निर्णयों का महाकाव्य है। अबव ऑल इन दिस एपिक, इन महाभारत, वी लर्न अबाउट डिफिकल्ट डिसीजंस, and difficult decisions naturally lead us to moral reasoning. Whenever we have to make difficult decisions, you have to put into consideration the moral reasoning. और कठिन निर्णय हमें नैतिक चिंतन की ओर ले जाते हैं। नैतिक चिंतन, ये हमें नैतिक चिंतन की ओर ले जाते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को सही बात पता है तो वह उसी के अनुसार व्यवहार करेगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर किसी को सही बात पता है तो उसके अनुसार कार्य करेगा। We often assume that if someone knows what is right, they will naturally act accordingly. लेकिन वास्तविक जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। The real life is much more complicated than that. मनुष्य का निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, हमारे मूल्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। मनुष्य का निर्णय केवल तथ्यों पर आधारित नहीं होता, हमारे मूल्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। हमारी भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। आवर इमोशंस मैटर। हमारा अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस मैटर। और कभी कभी ये सभी एक दूसरे से टकराते हैं। समटाइम्स दीज फैक्टर्स कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। यही नैतिक निर्णय का क्षेत्र है। दिस इज द डोमेन ऑफ मॉरल डिसीजन मेकिंग। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह समझने का प्रयास कर रहा है कि ऐसे निर्णय कैसे लिए जाते हैं। In the contemporary modern neuroscience, we seek to understand how such decisions are made. महाभारत हमें ऐसे असंख्य उदाहरण प्रदान करता है। The महाभारत provides us, महाभारत provides us countless examples of these kinds of dilemmas. इसलिए यह नैतिक संज्ञान के अध्ययन के लिए एक समृद्ध कथात्मक स्रोत बन सकता है। For that reason, it can serve as a rich narrative source of scientific study of moral cognition. तो अब मैं एक भ्रांति को स्पष्ट करना चाहता हूं। लेट मी क्लैरिफाई अ मिसकंसेप्शन।
कभी कभी लोग पूछते हैं, समटाइम्स पीपल आस्क, कि क्या मस्तिष्क में कोई नैतिकता का केंद्र है? इज देयर अ मोरल सेंटर इन द ब्रेन? वर्तमान वैज्ञानिक प्रमाण ऐसा नहीं बताते। नैतिक निर्णय किसी एक क्षेत्र का कार्य नहीं है, मस्तिष्क में, ब्रेन में किसी एक क्षेत्र का कार्य नहीं है। मोरल जजमेंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ सिंगल ब्रेन रीजन। इसमें मूल्यांकन होता है, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना होता है, पर्सपेक्टिव टेकिंग, भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस, संघर्ष का समाधान करना होता है, रिजॉल्विंग कंपीटिंग गोल्स। इन सभी प्रक्रियाओं में अनेक मस्तिष्कीय नेटवर्क मिलकर कार्य करते हैं। मल्टीपल इंटरैक्टिंग ब्रेन नेटवर्क्स contribute to these processes: attentional network, emotional network, memory network, executive functional network. इसलिए नैतिक निर्णय को एक नेटवर्क प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है। For that reason, it is more accurate to think of moral judgment as a network process rather than the product of a single moral center. और यही बात हमें महाभारत की ओर फिर से लौटाती है। This observation brings us naturally back to the Mahabharata. It brings us back to महाभारत, क्योंकि वहां लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण पात्र किसी ना किसी नैतिक द्वंद्व का सामना कर रहे हैं, किसी ना किसी नैतिक द्वंद्व का सामना कर रहे हैं। Nearly every major character in the epic Mahabharata confronts a profound moral conflict. यदि मुझे महाभारत में नैतिक निर्णय का सबसे बड़ा प्रतीक चुनना हो तो मैं युधिष्ठिर का नाम लूंगा। If I had to choose one character who best represents ethical decision making in the Mahabharata, I would choose Yudhishthir. युधिष्ठिर पूर्ण नहीं है, युधिष्ठिर इज नॉट पोर्ट्रेड एज परफेक्ट। वे अनेक कठिन परिस्थितियों में पड़ते हैं। He repeatedly finds himself in extraordinarily difficult situations. कभी सत्य और करुणा में संघर्ष होता है, समटाइम्स ट्रुथ कॉन्फ्लिक्ट्स विद कंपैशन। कभी कर्तव्य और परिवार में, समटाइम्स ड्यूटी कॉन्फ्लिक्ट्स फैमिली। कभी न्याय और परिणाम में, समटाइम्स जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट्स विद कॉन्सिक्वेंसेस। यही वास्तविक नैतिक जीवन है। दैट इज द रियलिटी ऑफ moral life. That is the conflict we are constantly getting subjected to. नैतिक निर्णय प्रायः दो स्पष्ट विकल्पों में से चयन नहीं होता। Moral decisions are rarely choices between obvious right and wrong. अक्सर वे दो अच्छे विकल्पों या दो कठिन विकल्पों के बीच संतुलन खोजने का प्रयास होते हैं। More often, they involve balancing competing goods or choosing between two difficult alternatives. यही कारण है कि युधिष्ठिर आज भी नैतिक दर्शन और मनोविज्ञान दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। That is the reason why Yudhishthir continues to inspire both moral philosophy and psychological inquiry. लेकिन नैतिक निर्णय लेने के लिए केवल अपने बारे में सोचना पर्याप्त नहीं है। Yet, moral decision making requires more than reflection on ourselves. हमें दूसरों के मन को भी समझना पड़ता है। We must understand the minds of others. और यही हमें इस अगले विषय सामाजिक संज्ञान की ओर ले जाता है। That naturally leads us to our next topic, social cognition and perspective taking.